हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल IIT इंस्पायर्ड में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। इसके लास्ट वीडियो में हमने होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में सारा कुछ डिटेल में समझा था, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। क्या होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन और कैसे वर्क करता है ये पूरा प्रोसीजर, उस पर बात करेंगे। मतलब आज आपको ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि बेटा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। हम होमोजेनियस इक्वेशंस सीख चुके हैं बेटा, अब हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस की तरफ चलते हैं। ये दो टाइप से होते हैं बेटा, फर्स्ट इज कंसिस्टेंट, सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट। बेटा थोड़ा हम छोटी क्लासेस से रिलेट करें तो हमें पता है कि 10th क्लास में हम थोड़ा पढ़ते थे क्या कि जब दो लाइनें, थोड़ा बेसिक से ले रहे हैं इसको, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी तो इसको बोलते थे बेटा कंसिस्टेंट। क्या बोलते थे बेटा? कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती थी। कंसिस्टेंट में एक कंडीशन और आती थी बेटा, एक आती थी बेटा कौन सी? एक आती थी जब एक के ऊपर बेटा दूसरी लाइन या रे लाई करती थी। लाई करने मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन जो है बेटा ऐसे बिल्कुल इसके ऊपर कवर कर लेती थी, मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन कवर करती थी, तो इस कंडीशन को भी अपन बेटा क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट में दो केसेस होते हैं बेटा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो केस होता था इसको हम बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते थे बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम इंजीनियरिंग के व्यू से इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं थोड़ा बेसिक आपका क्लियर करने के चक्कर में, क्योंकि यही चीजें आपको यहाँ पे यूज हुई हैं। आपको याद होगा 10th क्लास में हम बताते थे कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, यदि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो ये दोनों कंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है साथ में आना। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ आती हैं मतलब इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब साथ में आना ही हो गया उनका। जब साथ में आ रही है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा? और यहाँ पर भी दोनों लाइनें साथ में ही आ रही हैं, एक के ऊपर एक लाई कर रही है, मतलब इसके ऊपर दूसरी कवर है पूरी, तो बेटा यहाँ पर भी दोनों साथ में आ रही हैं, तो इस कंडीशन को भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। बट एक बात याद रखनी है, यहाँ पर दोनों लाइनें एक ही पॉइंट पर साथ में आ रही हैं तो इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते थे। यहाँ पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब एक लाइन जो बनती है बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है, उसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है वो भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनती है, तो नीचे वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन पूरी तरह कवर कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाली लाइन के सारे पॉइंट ऊपर वाली लाइन के सारे पॉइंट्स को टच करते हुए आते हैं या दिखाई पड़ते हैं, तो बेटा इसलिए इसमें क्या मिलते हैं बेटा? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? इसी को बोलते हैं मोर देन वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? मोर देन वन सॉल्यूशन। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कंसिस्टेंट की दो कंडीशन। यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता था जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती थी। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब मिलता था जब बेटा एक लाइन के सारी दूसरी लाइन भी उसके ऊपर पूरी तरह कवर करती थी, उसके पहली लाइन के सारे पॉइंट्स दूसरी लाइन के पॉइंट से बिल्कुल पूरे पॉइंटों पर टच करती थी, इसलिए यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं। और दोनों कंडीशन कंसिस्टेंट की होती हैं। क्यों कंसिस्टेंट होती है? क्योंकि दोनों साथ में टच करती हैं, इसलिए। अब बात करते हैं नॉन कंसिस्टेंट की, मतलब इनकंसिस्टेंट की बेटा। ठीक है बेटा? तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। इनकंसिस्टेंट छोटी क्लासेस में हम क्या पढ़ते थे बेटा कि दो लाइनें जब पैरेलल होती थी बेटा तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते थे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब साथ में ना आना। जहां पर दोनों लाइनें साथ में नहीं आएंगी उनको अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे दोनों लाइनें साथ में नहीं आ रही है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल लाइनें कभी भी टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल का मीन्स होता है
कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेटा हर जगह सेम रहेगी। वो क्या रहेगी बेटा, हर जगह सेम रहेगी। मतलब इन दोनों के बीच यदि यहाँ 5 सेंटीमीटर का गैप है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, और वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी तो साथ में आएंगी नहीं, साथ में नहीं आएंगे तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं अपन इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। और यदि ये इनकंसिस्टेंट है तो इसलिए ही इसमें क्या मिलते हैं, नो सोल्यूशन मिलते हैं बेटा। क्या मिलते हैं बेटा, नो सोल्यूशन मिलते हैं। एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कभी टच करते ही नहीं है, इसलिए एक में नो सोल्यूशन मिलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका सारा डाउट, कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब हम चलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की तरफ। ये इसलिए बताया कि जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का एक बार क्लियर हो गया होगा सारा। चलो बेटा, अब अपन देखते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की। बेटा एक ऐसी इक्वेशन जिसके राइट साइड में जीरो ना हो। एज एग्जांपल ये मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, इसके राइट साइड देखो बेटा जीरोज नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। यहाँ पे 0 होता तो बन जाता बेटा आपका होमोजेनियस इक्वेशन। क्या बन जाता, होमोजेनियस इक्वेशन। बट इसके राइट तरफ बेटा क्या है, राइट की तरफ नंबर्स हैं, मतलब 0 नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन होमोजेनियस। हमने मतलब आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि राइट साइड में 0 मिलेंगे तो उनको होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे, और राइट साइड में 0 नहीं मिलेंगे तो हम उनको नॉन होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो राइट साइड में 0 नहीं है तो ये दोनों क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है भाई, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की। 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं यहाँ पे, एक तो कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट। हमने दोनों को अभी बेसिकली बताया आपको, बट थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले चलेंगे कंसिस्टेंट की तरफ बेटा। कंसिस्टेंट में देखो 2 तरीके के बताए थे मैंने, एक तो होता है यूनिक सोल्यूशन जो मैंने अभी डिस्कस किया, एक होता है मोर देन वन सोल्यूशन, और इसी को आप बोलते बेटा क्या, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। क्या बोलते बेटा, इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, है ना। मतलब बेटा मोर देन वन सोल्यूशन मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन, मतलब इसी को बोलते हैं अपन इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो कंसिस्टेंट की 2 प्रॉब्लम बताई थी, मतलब 2 कंडीशंस थी, मैंने दोनों डिस्कस करी अभी बेसिक से भी, और यहाँ पर भी यूनिक सोल्यूशन और इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन दोनों कंसिस्टेंट की ये आपकी कंडीशंस है। तो चलो देखते हैं, पहले यूनिक सोल्यूशन को देखते हैं। यूनिक सोल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, जहां पे जो मैट्रिक्स ए है, मान लो आप जो मैट्रिक्स फॉर्म करोगे उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा बेटा, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तो हम उसको यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। और इसकी बात अभी हम करेंगे, इसकी बात हम एज एग्जांपल लेके आपको बताएंगे कि ये चीज क्या है। पहले हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 यदि नहीं आता है तो इसका मतलब है बेटा ये यूनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। हाँ, जहां पर डिटर्मिनेंट जो है बेटा आपका 0 आ जाता है, जहां पर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है किसका बेटा, मैट्रिक्स का, वहां पे होता है बेटा मोर देन वन सोल्यूशन। क्या होता है, मोर देन वन सोल्यूशन होता है। क्लियर हो गई बात इतनी। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जहां पर 0 आएगा वहां पे मोर देन वन सोल्यूशन होगा बेटा, और जहां पर 0 नहीं आएगा वहां यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा। हाँ, कि कहां पर यूनिक सोल्यूशन होगा और कहां पे मोर देन वन सोल्यूशन होगा ये डाउट है, वो अभी हम इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे सारा कुछ। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट में बेटा याद रखना है एक सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा बेटा। इसकी कंडीशन क्या है, वहां पे जो मैट्रिक्स आएगी बेटा, मतलब जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। और यदि डिटर्मिनेंट 0 आया, डिटर्मिनेंट यदि 0 आ गया तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन वाला होगा। अब ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, तो अभी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस ये एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन,
इसको थ्रू अभी आपको हम सारे डाउट क्लियर करेंगे। यूनिक का भी क्लियर हो जाएगा, मोर देन का भी क्लियर हो जाएगा और नो सोल्यूशन का क्लियर हो जाएगा। बस पैसेंस के साथ 5 से 10 मिनट का वीडियो प्रॉपर देखिए। चलो अभी इस एग्जांपल से आपके सारे डाउट, ये तीनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो बेटा सबसे पहले हम करते हैं क्या बेटा, ये जो इक्वेशन है इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनाया जाता है। चलो देखते हैं बेटा मैट्रिक्स फॉर्म। यदि अपन मैट्रिक्स फॉर्म बनाए तो सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा कोफिशिएंट फॉर्म। कैसे बेटा कोफिशिएंट फॉर्म बनाते हैं देख लो। x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिख दो बेटा, y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दो, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दो, y का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिख लो। ये बेटा बन गया कोफिशिएंट फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है बेटा अननोन मैट्रिक्स का। बेटा अननोन मैट्रिक्स मतलब जैसे यहाँ पे x है और ये y है, x और y है, ठीक है, तो हमें ये x y पता नहीं, तो ये है तुम्हारी अननोन मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है ये, इसको हम मान लेते हैं बी मैट्रिक्स। क्या मान लेते हैं? बी मैट्रिक्स। तो ये जो बी मैट्रिक्स है बेटा, इसको आप कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलते हो बेटा, ये 2 और 7 है तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? ये हो गया आपका मैट्रिक्स फॉर्म। अब करते क्या है बेटा, अभी एक एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं कि कहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आएगा, कहाँ पे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आएगा और कहाँ पे आपका जो बेटा इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन आएगा। तो चलो मैट्रिक्स फॉर्म बन गया बेटा। मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद अब करना क्या है, हम सबसे पहले ये मैट्रिक्स बेटा ए है, इसको आप एक्स लेट करो, इसको बी लेट करो, ठीक है बेटा। ये ए मैट्रिक्स जो है इसका अपन निकालेंगे रैंक। क्या निकालेंगे बेटा? रैंक। अच्छा रैंक क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे ए का रैंक भी निकालेंगे और एक नया टर्म है यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी, ए बी, रैंक ऑफ ए बी। ये क्या है इसकी बात करेंगे बेटा। थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो कंडीशंस हैं, ये जो कंडीशंस हैं ये क्या हैं, इनकी चर्चाएं अभी हम इसी से कर रहे हैं और ये सारा कुछ अभी इसी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ तक तो देख लिया था कि जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है वो कैसे बनता है बेटा, कोफिशिएंट फॉर्म, फिर आपका बेटा क्या होता है अननोन फॉर्म, फिर होता है आपका कांस्टेंट फॉर्म 2 और 7। अभी क्या करना है, न्यू टर्म में क्या बनाना है, नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी बेटा। क्या बनानी है अपने को? यहाँ पे अपने को बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म। हमने मान लिया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है सी, वो हमें यहाँ पे फॉर्म करना है। तो चलो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं बेटा। हाँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता कैसे बेटा, ध्यान से देखना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो बनता है बेटा वो बनता है सी और ए को मिलाने पे, सी और बी को मिलाने पे, सॉरी ए और बी को मिलाने पे, ए और बी को मिलाने पे हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स मिलाएंगे, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका बन जाएगा। मतलब ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम इस मैट्रिक्स फॉर्म से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं सी, और वो बनेगा कैसे, जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे, मिला देंगे। तो चलो देखते हैं बेटा, बनाते हैं आपका सी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपका बनाते हैं। देखो बेटा सी इज इक्वल टू, बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। चलो देखो बेटा, अभी देखो सी, पहले ए मैट्रिक्स क्या है इसको लिख लो बेटा, 4 3 3 2। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा, ये है 2 और 7, तो यहाँ पे लिख दो 2 और 7। बन गया बेटा, ये आपका बन गया क्या, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पर ये आपका ए है, इसको थोड़ा हम ऐसे कर देते हैं, और ये आपका बी है, जिससे समझ में आ जाएगा ए और बी को मिक्स किया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए हमने बताया था हमें बनाना होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनाना होता है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बनाना होता है बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो अब अपन क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब अपन इसकी रैंक निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, रैंक निकालते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अभी रैंक निकालेंगे इसका, किसका, सी मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। रैंक निकालने के लिए हमने बताया था बेटा, रैंक निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स पकड़ने होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे ये है और इसका डायगोनल मैट्रिक्स ये है। इनके बीच में कौन कौन पड़ रहा है, ये कोई नहीं पड़ रहा है। इनके नीचे वालों को जीरो करना है, इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। इन दोनों को अपने को क्या करना है बेटा, जीरो कर लेना है। और यदि ये जीरो हो गए, यदि ये जीरो हो गए
तो आप रैंक निकाल सकते हो। रैंक निकालने के लिए बताया था हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, तो हमें इन दोनों को जीरो करेंगे तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। देखो कैसे बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा ये बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे वाले एलिमेंट यदि आपने जीरो कर लिए तो बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा बेटा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? तो भाई अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इनको जीरो करेंगे। चलो भाई देखते हैं फटाफट। तो भाई देख लेते हैं, हमको इनको जीरो बनाना है, इनको जीरो बनाना है। अब जीरो बनेंगे क्या, ये R1 है, ये R2 है, मतलब हमें R2 में चेंज लाना है। किस में चेंज लाना है? R2 इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, हमें इसको जीरो करना है और इसको जीरो करना है। सबसे पहले इसको जीरो करने का सोचे अपन तो हम दिमाग लगाएं, यदि हम R2 माइनस R1 करें तो 3 माइनस 1 1 आ जाएगा, और जीरो तो बन नहीं रहा है। तो एक काम कर देते हैं, क्या काम करते हैं, यहाँ पे ये आपका है R2 में चेंज करते हैं 4 का, 4 का मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा। क्या कराते हैं? 4 का मल्टीप्लाई कराया, 4R2 हो गया, मतलब यहाँ 12 बन जाएगा। और माइनस किससे करेंगे? 3R1 से। किससे करेंगे? 3R1 से। अब आपको ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर यदि 3 का मल्टीप्लाई कराया तो 12 बन जाएगा, नीचे 4 का कराया तो क्या बन जाएगा बेटा? 12 बन जाएगा और 0 आ जाएगा। तो चलो काम करते हैं, हम इसको बना लेते हैं पहले क्या, 3R1। बेटा R1 में हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना है तो इसको 3R1 बनाते हैं। चलो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, बन गया 3R1। हमें इसको क्या बनाना है? 4R2 बनाना है, 4R2 बनाना है। क्या बनाना है? 4R2। 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 बेटा। चलो अब माइनस करना है, तो चलो माइनस करके लिखेंगे। पहले तो एक काम कर लेते हैं, पहले हमें जिसमें चेंज नहीं लाना है उसको एज इट इज लिख देते हैं, 4 3 और 2। 4 3 और 2 को एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमें इसमें चेंज लाना नहीं है, हमें चेंज लाना है R2 में। और R2 को चेंज लाना कैसे है? 4R2 माइनस 3R1। तो 4R2 ये है आपकी और 3R1 ये है बेटा, इन दोनों को माइनस करना है। 12 माइनस 12 आ जाएगा 0 बेटा, 8 माइनस 1 आ जाएगा -1 बेटा, और 28 माइनस 6, 28 और -6 जो आपका बेटा वो आएगा, वो आ जाएगा बेटा आपका 22। कितना आ जाएगा बेटा? 22। अब देखो हमें ये और जीरो बनाना है बेटा, ये हमें और जीरो बनाना है, तो ध्यान से देखो अभी क्या ये जीरो बन जाएगा बेटा? आप बताओ क्या ये जीरो बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। अब ये जीरो नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यदि हम इस पे जीरो बनाने चले तो कुछ दूसरे में चेंज आ जाएगा, मतलब ये जीरो भी अपना चला जाएगा, तो इसको यहीं पे छोड़ देना है। जहां पे जीरो नहीं बनता वहीं पर इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं बेटा। और अब यहीं से अपन रैंक ऑफ मैट्रिक्स काउंट करेंगे। तो यहाँ पे रैंक निकालने के लिए क्या बेटा? रैंक ऑफ सी जो निकाले बेटा, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे रैंक ऑफ सी निकालें तो क्या हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करनी है। नॉन जीरो कितनी बेटा? 1 और 2, 1 और 2, दो नॉन नंबर ऑफ जीरो है रो है बेटा, तो दो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है। तो रैंक ऑफ सी जो है, मतलब जो सी और मैट्रिक्स की जो रो है बेटा, मतलब सी मैट्रिक्स जो रैंक है वो कितना आ गया? 2 आ गया। रैंक कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। चलो यदि रैंक 2 आ गई, क्या आ गई बेटा? रैंक 2 आ गई। सी की रैंक आपने निकाल ली, मतलब रैंक ऑफ सी जो है बेटा वो 2 आ गई बेटा। अब बात करते हैं किसकी? हमें रैंक ऑफ ए भी निकालनी है। तो ये था आपका ए, ये क्या था बेटा? ए। और यदि हम ए का रैंक निकालें, मतलब हम ए को थोड़ा अलग कर लें, तो यदि ए को अलग करें तो 4 3 0 -1, और ए की यदि रैंक निकालो तो ए की रैंक निकालने के लिए हमें इसी को जीरो बनाना पड़ता केवल। तो ये पहले से जीरो है, तो ए की जो रैंक है बेटा वो कितनी आएगी? क्योंकि इसमें पहले से जीरो है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले से बन रहा है, तो इसकी रैंक काउंट करो बेटा। एक नॉन नंबर ऑफ जीरो, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एक ये है, एक ये है, तो इसकी भी रैंक कितनी है? 2। रैंक ऑफ ए भी 2 है, रैंक ऑफ सी भी 2 है बेटा। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, रैंक ऑफ सी भी 2 और रैंक ऑफ ए भी 2। और बेटा अननोन मैट्रिक्स, ये जो n होता है ये हमने बताया था, ये अननोन मैट्रिक्स होता है बेटा। क्या होता है? अननोन मैट्रिक्स होता है आपका। क्या होता है बेटा? अननोन मैट्रिक्स होता है, ये हमने बताया था। अननोन मैट्रिक्स मतलब x और y जो आपको पता नहीं है। आप बताओ रैंक ऑफ a इज टू b, मतलब ए बी, मतलब ये बेटा रैंक ए और बी जो था ये रैंक ऑफ सी है बेटा। क्या है? रैंक ऑफ सी। जो आपने बनाया था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो सी आपने बनाया था वो ए और बी को मिलाने पर ही बनाया था। तो ये जो सी है रैंक ऑफ सी, इसको रैंक ऑफ सी ही बोलते हैं बेटा। तो ये जो है रैंक ऑफ सी बेटा वो कितना आ गया है? वो कितना आ गया बेटा? 2 आ गया है।
रैंक ऑफ ए बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। अननोन मैट्रिक्स कितने हैं बेटा, 2 ही अननोन मैट्रिक्स हैं। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला। इसका मतलब तीनों 2-2 हैं। तो हम ये समझ गए कि जो आपका यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलने वाला है वो कौन सा मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। क्लियर हो गई बात, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। हाँ, अभी ये कंडीशन क्वालिफाई कब करती बेटा, ये कंडीशन क्वालिफाई कब करती, ये कंडीशन जैसे यहाँ पे रैंक ऑफ बी ए बी मतलब सी रैंक ऑफ बी, ये आपकी 2 मिल जाती, कितनी मिल जाती, ये वाली 2 मिलती, ये भी 2 मिल जाती। लेकिन ये जो अननोन मैट्रिक्स है बेटा वो 3 होता। क्या होता, 3 होता। मतलब ए की रैंक और सी की रैंक तो 2 आती, लेकिन अननोन मैट्रिक्स में मतलब एक्स वाई और जेड 3 मेंबर होते। तो फिर जो कंडीशन बनती वो कौन सी बनती बेटा, मोर देन 1 सोल्यूशन की बनती। कौन सी बनती बेटा, मोर देन 1 सोल्यूशन की बनती। ये बात समझ में आ रही है, क्या समझाया मैंने। रैंक ऑफ सी, इसको सी बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए सेम होता, हमने यहाँ पे 2-2 लिख दिया है बट सेम होता। और जो अननोन नंबर होते बेटा, अननोन मैट्रिक्स होता, जो अननोन नंबर्स होते मतलब जो एक्स वाई होते वो 3 होते, 3 मेंबर होते। कौन कौन से, एक्स वाई और जेड ज्यादा होते। तो ये था तुम्हारा इन्फिनाइटली मैनेज सोल्यूशन का केस, मतलब मोर देन 1 सोल्यूशन का केस होता बेटा। क्लियर हो गई बात। यूनिक सोल्यूशन का कब होगा, जब रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के इक्वल आएगा और अननोन मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ एन मतलब एन जो है बेटा तीनों सेम होंगे तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। आपका जो बेटा आपका इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन है मतलब मोर देन 1 सोल्यूशन है, वो तब आता जब रैंक ऑफ सी रैंक ए के इक्वल आती बट अननोन से कम होता, तो आता आपका बेटा ये। अब इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं, नो सोल्यूशन कब आता, जब रैंक ऑफ सी मान लो 2 आ रही है और रैंक ऑफ ए हो सकता है 1 आ रही होती, तो ये आपस में इक्वल होते क्या, नहीं इक्वल होते। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला केस होता है, मतलब जब रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होगा, ये होगा ही नहीं, रैंक ऑफ सी रैंक ऑफ ए के इक्वल होगा ही नहीं, तो केस बनता है बेटा इनकंसिस्टेंट का। कौन सा बनता है, इनकंसिस्टेंट। और हम लिखते हैं नो सोल्यूशन। क्या लिखते हैं बेटा, नो सोल्यूशन। आई होप सारा क्लियर होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है बेटा, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन फिर से एक बार देख लो। जब रैंक ऑफ सी मतलब जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया था उसका रैंक ए के रैंक के इक्वल नहीं आता, ए का मतलब जो हमने ये निकाला था ए के इक्वल नहीं आता, तो इनकंसिस्टेंट का केस बनता और वहां पे नो सोल्यूशन। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कैसे यूनिक सोल्यूशन कहां पर होगा, मोर देन 1 सोल्यूशन कहां पे होगा, इस पे क्वेश्चन लेने वाले हैं, काफी बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं टेस्ट द कंसिस्टेंसी। हम इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और बताएंगे वहां पे कि यूनिक सोल्यूशन क्या होगा और इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन क्या होगा और उनके सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो बच्चे जो चैनल में नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।